हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम कंपेयर करने वाले थे भारत के रफाल को चाइना के J-20 से और उनके J-10C फाइटर से। तो ये टॉपिक एक्चुअली कहीं और ही चला गया रिसर्च करते समय और कई चीज़ें पता लगी जिसके बारे में बात करना ज़रूरी था। तो ये सब स्टार्ट हुआ था ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल की वजह से, जिसमें उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि जो रफाल है वो एक थर्ड प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि इन्फीरियर है उनके फोर्थ जनरेशन के J-20 से। तो यहाँ तक हम लोग सोच रहे थे कि इन्होंने माना कि इनका जो J-20 है वो फोर्थ जनरेशन है, ये काफ़ी अच्छी बात है, पर रफाल को 3.5 जनरेशन नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत बड़ा इग्नोरेंस है। पर जब आगे चलकर और रिसर्च की गई और ज़्यादा खोदा गया तो पता लगा कि चाइना एक्चुअली एक जनरेशन पीछे चलता है दुनिया से। तो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी बहुत फेमस वेबसाइट है साइना मिलिट्री करके। एक्चुअली इसमें सब कुछ चाइनीज़ में लिखा था। तो एक आर्टिकल LCA तेजस के बारे में छपा था। ये 1 साल पुराना 2019 का आर्टिकल है और ये दिसंबर का आर्टिकल है। तो इसको ट्रांसलेट करने के बाद कई चीज़ें पता लगी और पता लगा कि चाइना सोचता क्या है LCA तेजस के बारे में। तो इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी था। तो हमें लगा पहले इसकी बात कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम रफाल की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि जो चाइना के न्यू जनरेशन फाइटर्स हैं वो रफाल के ख़िलाफ़ कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है वो काफ़ी सरकास्टिकली लिखा गया था और इसमें कोट अनकोट चीज़ें करी गई थी, तंज कसे गए थे और एक तरीके से तेजस का मजाक उड़ाने की कोशिश करी गई थी। तो इसमें लिखा गया था कि जो LCA का प्लान है कोट अनकोट ग्लोरियस फाइटर का, वो प्रपोज किया गया था अर्ली 80s में और आगे कहा गया था कि इस फाइटर को डेवलप करने में 30 साल लगे थे और फाइनली ये डिलीवर हुआ था एयरफोर्स को 2015 में। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करना चाहेंगे। इवन इंडिया में भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसको 30 साल लग गए सर्विस में आने के लिए, काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया एयरक्राफ्ट को बनाने में, तो क्रिटिसाइज़ करना बनता है। तो यहाँ हम बात करेंगे पहले डैसॉ रफाल की। रफाल के अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आइडिया जो आया है वो 70s का आइडिया है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट महसूस हुई थी ऐसे फाइटर की दोनों नेवी और एयरफोर्स को। और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 1986 में हुई थी और ये सर्विस में 2001 में आया था। तो ये जो गैप है फर्स्ट फ्लाइट और इंट्रोडक्शन का वो 15 साल का है। वेरस तेजस जो है आपका वो 2001 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी और 2015 में वो सर्विस में आया। तो यहाँ पर जो गैप है वो खाली 14 साल का है। वहीं पर अगर यूरोफाइटर टाइफून की बात करें तो इस पर जो काम है वो 1983 में चालू हुआ था और ये सर्विस में 2003 में आया है। और ये तब हो रहा है जब इतनी सारी कंट्रियाँ मिलकर एक एयरक्राफ्ट बना रही हैं। और हमारे तेजस की अगर बात करें तो ये इफ़ेक्टिवली हमारा पहला एयरक्राफ्ट था। ऑल्दो टेक्निकली HF-24 मारूत हमारा पहला एयरक्राफ्ट है, बट इन अ ट्रू सेंस LCA तेजस हमारा पहला प्रॉपर अप्रोच है, जिसमें काफ़ी सैंक्शंस लगे हैं, कई रोड ब्लॉक्स आए हैं, लेकिन फिर भी ये एयरक्राफ्ट जो है वो फर्स्ट फ्लाइट के बाद आपको 14 साल में सर्विस में दिखाई पड़ता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये बेबुनियाद है, नहीं करना चाहिए और करने से पहले बाकी प्रोजेक्ट्स को भी देख लेना चाहिए। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल से ही। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि ये जो एयरक्राफ्ट है उसको डिज़ाइन किया गया था हाई एल्टीट्यूड और हाई स्पीड इंटरसेप्शंस के लिए, पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो दोनों नहीं कर पाया और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 1.6 की है, जो कि काफ़ी कम है F-16 के मैक 2 से, जिसमें भी हाई एल्टीट्यूड और हाई स्पीड परफॉर्मेंस नहीं है। तो यहाँ से एक बात साफ हो जाती है कि ये लोग एक जनरेशन पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये हाई स्पीड और हायर एल्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो थर्ड जनरेशन फाइटर्स का था। मॉडर्न सिनेरियो में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जो आपके F-18 हो गए और रफाल हो गए उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 1.8 की है और जो मैक्सिमम सर्विस सेलिंग है वो खाली 50,000 फीट की है। आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड मिराज या मैक 21 पायलट से बात कर लीजिए, क्योंकि वो दो एयरक्राफ्ट जो है वो आसानी से मार्क 2 क्रॉस करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस लाइफ में जितने भी कोर्सेज किए होंगे मैक 2 मुश्किल से 1 या 2 बार क्रॉस किया होगा, वो भी अपने खुद के थ्रिल के लिए, क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज़ कि चाइना और पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है कि हमें हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन की ज़रूरत पड़े। तो ये बिना सर पैर की बात है। तो अब यहाँ से आर्टिकल पे और आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल में लिखा है कि जो कंपोजिट मटेरियल है तेजस में उसको लार्ज स्केल में यूज़ किया गया है और लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ को अचीव किया गया है। पर यहाँ पर उनका तंज ये कसा गया है कि हमें नहीं पता कौन सा मटेरियल यूज़ किया है HAL ने,
और जो एक्चुअल बॉडी है उसका जो ओवरलोड है वो 5.5 G में आ जाता है, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है उसको मिड एयर ही हाई ओवरलोड मनवर्स में इंटरप्ट करना पड़ता है। Top of the loop into a slow speed left hand minimum radius turn. Speed will knock right back to around about 160 knots. And when I say minimum radius, it's going to be around about just 350 meters, which is not an awful lot. Certainly demonstrating the flexibility of this aircraft. مناورات رائعة لطائرة التيجاس الآن تمر أمام منصة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ अरे अभी से चल देख आराम से देख आराम से देख आराम से देख। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं आर्टिकल पे। तो इसमें आगे लिखा है कि इंडियन मीडिया ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि ये मोस्ट एडवांस्ड थर्ड जनरेशन फाइटर है पूरे वर्ल्ड में जिसे इंडिया ने बनाया है। पर अगर कोई जज करने वाली आंखें इसे देखेंगी तो वो बताएंगी कि जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में माना जाता है थर्ड जनरेशन एडवांस फाइटर में एक्टिव फेस डायरेक्ट रडार होना चाहिए, वो इसमें लगा नहीं है। हैंस प्रूव्ड कि ये लोग एक जनरेशन पीछे चलते हैं। तो इसके आगे इस आर्टिकल को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात करते हैं रफाल वर्सेस उनके जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं। तो जो चाइनीज़ फाइटर्स हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो बहुत कम अवेलेबल है ऑनलाइन। तो इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत करी, हमको खोदना पड़ा, काफ़ी चाइनीज़ आर्टिकल्स मिले जिनको ट्रांसलेट करना पड़ा, काफ़ी ब्रोशर्स मिले जिनको ट्रांसलेट करना पड़ा। तो J-10C के बारे में हम पता कर रहे थे लेकिन रडार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक ब्रोशर मिला जिसमें J-10C को कंपेयर किया गया है F-16V से, लेकिन उसमें F-16 के APG-83 रडार को इनके J-10C के लुइस लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एरे रडार से कंपेयर किया गया है। तो इसमें रडार को स्पेसिफाई नहीं किया है, जस्ट एक नाम दे दिया गया है। काफ़ी सर्च करने के बाद भी इसके जो TR मॉड्यूल्स हैं और रेंज है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। फिर J-20 के बारे में सर्च करने पर कई सारे आर्टिकल मिले, कई ब्रोशर्स मिले जो कि चाइनीज़ में लिखे हुए थे। एक ब्रोशर को ट्रांसलेट करने के बाद पता लगा कि इसमें इन्होंने जो J-20 का RCS है उसको F-22 के इक्वल बताया है, जो कि है 0.001 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो चाइना के एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे J-20 हो या J-10C हो, उनमें जो रडार लगा है उसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है 1 मीटर स्क्वायर RCS के लिए और 10,000 TR मॉड्यूल्स हैं। पर रडार से एनिमी एयरक्राफ्ट्स गिराए नहीं जाते। आप सामने वाले की पोजीशन जान के भी क्या कर लेंगे अगर आपके पास वेपन्स ढंग के नहीं हैं। जो इनकी PL-15 मिसाइल है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, उसमें टेस्ट चल रहे हैं। तो इनके पास अभी जो मौजूदा मिसाइल है मीडियम रेंज के वो PL-12 है, जो कि अस्त्र के मार्क 1 वर्जन से इन्फीरियर है। वेरएज अगर रफाल की बात करें तो उसके पास मीटियोर है, जिसमें रफाल को अपना रेडार भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मिसाइल को एवैक्स को यूज़ करते हुए गाइड कर सकता है। तो PL-12 का अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम नो एस्केप जोन मान के चलें तो वो 30 से 40 किलोमीटर का होगा, वेरएज मीटियोर का 60 किलोमीटर का है। तो अगर आप 1000 किलोमीटर की दूरी से रफाल को देख भी लेते हैं तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चाहे J-20 आ जाए, चाहे J-10C आ जाए, चाहे Su-35 आ जाए, रफाल अपना रेडार बिना ऑन किए भी इन एयरक्राफ्ट्स को टारगेट कर सकता है। तो यहाँ कंपैरिजन नहीं बनता है। इसी बात पे इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।